गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज पूरी कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत भरपूर जोश जज्बे और अकीदत के साथ, एहतराम के साथ मना रही है। तो आज अगर इस दिन की मुनासबत से हम बात करें तो इस दिन का आगाज़ जिस तरीके से होता है कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, दारुल हुकूमत की बात करें तो 31, और सूबाई दारुल हुकूमतों की बात करें तो वहाँ पर 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ होता है। और आपसे तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मज़ार क़ाइद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई थी। और इस तरह मुल्क भर में हम कायद आज़म का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, अब जो हम बात आगे चल के भी जाहिर है इसके ऊपर ज़रूर करेंगे कि उनकी ज़िंदगी से हमने क्या सीखा। बिल्कुल। और एक्चुअली जो हम अक़वाल पढ़ते हैं उनके, उससे एक्चुअली हम सीख क्या रहे हैं, हम लर्न क्या कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आज की यूथ के लिए क्या पैगाम है, मैं यही कहूँगी कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक स्टेटस लगा दिया फेसबुक के ऊपर, वो भी हर एक का अपने अकीदत, एहतराम, जिस तरीके से आप मना रहे होते हैं उस तरह से हर एक का अपना एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, लेकिन उसको सिर्फ अपने स्टेटस तक मत महदूद रखें। एक्चुअली ये चीज़ है कि आप किस तरह से उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। Absolutely. ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। और अगर हम निगरान वज़ीर आज़म की बात करें जिन्होंने आज के इस दिन की मुनासबत से खुसूसी पैगाम जारी किया है, तो उन्होंने कहा है कि पूरी कौम इंतहाई अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आज के दिन याद कर रही है। और वैसे भी ज़ाहिर है हम उन्हें याद करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। उनकी बेमिसाल ज़िंदगी लायक तक़लीद है। उनके उसूलों की बात करें तो ज़ाहिर वो ईमान, इत्तेहाद, यकीन महकम पर रोशनी डालना है। तो आज पूरी कौम कायद आज़म के अनथक जिद्दोजहद, दानिशमंदी, उनकी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश कर रही है, जिसके नतीजे में बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। तो ये तो हमने बात किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। हम प्रोग्राम में आगे चलकर भी डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार। बिल्कुल जी, आज क्रिसमस का त्यौहार वो भी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी अपने मजहबी जो उनका इवेंट है उसको जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मुल्क भर में देखा जाए तो क्रिसमस की खुशियाँ, और देखा जाए तो हर तरह की जो उनकी रिलीजियस जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इवेंट होता है, उसको अपने तरीके से मना रहे हैं। तो हम न्यूज़ की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से सबको हैप्पी क्रिसमस। एग्जैक्टली। चर्चेस की बात करें तो बरके कुमकुमों से सजाया गया है उनको, और बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन पूरे मुल्क में जितने भी चर्चेस हैं वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। और मैड्रिड की बात करते हैं जहाँ पर सांता क्लास का रूप धारे हज़ारों अफराद ने दौड़ लगाई है। और भारत की बात करें तो सारे समंदर पर सांता के मुजस्मे बना दिए गए हैं। रशिया की बात करें तो हज़ारों कारों की रोशनी से क्रिसमस ट्री सजाया गया है। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको एक और जगह पर ज़रूर लेकर जाऊंगा कि जहां पर इस वक्त मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अगर हम उस खित्ते की बात करें तो उसमें जो हालात हैं उसका हम तज़किरा हम करते हैं। इसराइल की आज भी बात करते हैं कि जिसका शहर बैतुल लाहम, यहाँ पर क्रिसमस की खुशियाँ मांद पड़ गई हैं। मसीही बिरादरी क्या कह रही है? वो कहते हैं कि हमारे दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। वो कहते हैं कि बैतुल लाहम जिसमें हम ज़ाहिर मनाते आए खुशियाँ, लेकिन वहाँ पर आज जो हालात हैं, ज़ाहिर आस-पास उस खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर नज़र आता है। वो कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े रंजीदा हैं, और इसीलिए वहाँ पर आज एहतजाज हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है। फ़लस्तीनी परचम थाने बैतुल लाहम में जो मसीही बिरादरी है, जो शहरी हैं वहाँ के, वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो वाली बात है कि जहाँ पर आप के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत अगर बाकी है तो आपको कोई खुशी अब खुशी नहीं लग रही है। बिल्कुल। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक। अब जरा बात करते हैं जो वीकेंड पर गहमा गहमी रही। वैसे तो ज़रा गहमा गहमी है, और हम ये बात इंतखाबात के मौसम के एतबार से करें, चूँकि ज़ाहिर कागज़ात नामजदगी हासिल होना, उसके बाद जमा कराना, पहले ज़ाहिर तारीख थी पर 2 दिन का तौसी की गई, अब वो अमल इख्तिताम पजीर हुआ है। इलेक्शन कमीशन आज से कागज़ात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल शुरू करेगा। अगर हम मुल्क में देखें, ज़बरदस्त सियासी गहमा गहमी है। ये वो वक्त है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि ज़रा इलेक्शन की अनाउंसमेंट, वो पूरा माहौल बनना, और उसमें ज़ाहिर तमाम सियासी जमातों का इंतखाबी अमल में होना और उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, उसमें कुछ सवाल ज़रूर उठते हैं कि एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छिन गया, लेकिन फिर भी जो इस वक्त पूरी सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। स्पेशली उस पार्टी की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है, पुरुमीद भी है। वो सिर्फ पंजाब से नहीं, वो पूरे मुल्क से ये दावा करते हैं कि हम
अक्सरियती जमात होंगे, क्या वाकई ये हो पाएगा उस वक्त में जबकि हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर एक सह तो है सिंध में। अब ऐसे में अगर वो नून लीग इत्तेहाद बनाती है सिंध में और वो पीपल्स पार्टी कहते हैं कि ये इत्तेहाद हमारे खिलाफ है, तो क्या वाकई वो इत्तेहाद उनके खिलाफ है? क्योंकि एट द सेम टाइम वो दो बातें और करते हैं। एक वो कहते हैं कि अक्सरियती जमात हम बनेंगे, दूसरी बात वो ये करते हैं कि मियाँ साहब से मुतालिक वो कहते हैं कि जिन्होंने पहले कहा मुझे क्यों निकाला, वो अब कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। अब जरा एक नई बात उनकी तरफ से। अच्छा, अब ये जो बात है इसके हवाले से कमेंट सबसे पहले मेरा ख्याल हम इसी से शुरुआत करते हैं, इसी पे कमेंट लेते हैं, इफ्तिताह करते हैं सेगमेंट का। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बासी साहब क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पहले कहा मुझे क्यों निकाला, अब नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, इलेक्शन के दौरान ना ऐसे जुगतबाजी भी चलती है, ऐसे जुमले भी आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ये बातें करने की बजाय ना अपनी कारकर्दगी पे जाना चाहिए। ये जो बिलावल साहब, एक तो उनसे बहुत बड़े हैं, उनके अब्बू के बराबर हैं मियाँ साहब, थोड़ा सा बंदा अदब एहतराम की बात ही कर लेता है। और फिर दूसरा, हम इत्तेहादी भी रहे हैं। तीसरा, अब अगर उन्हें सिंध के अंदर शिकस्त नज़र आ रही है तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मुझे क्या, हमने इलेक्शन के ज़रिए ही उनको हराना है ना। बेशक हम इत्तेहाद करके हराएं सिंध के अंदर, और क्या वो क्या कहेंगे कि हम पंजाब में हार रहे हैं या हम वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। उन्होंने भी अपना यही चूरन बेचना है कि जी हम वज़ीर आज़म बन रहे हैं। चूरन सब बेच रहे हैं, सारे बेच रहे हैं, लेकिन छोड़ के नवाज लीग को। नवाज लीग ना हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर बात करती है, कालम गलोच पे यकीन नहीं रखती, किसी पे तंज़ या फ़िक्रे करने कसने में। मुझे मेरी लीडरशिप का एक तंज़ या फ़िक्रा बताएं, मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब का बताएं, शहबाज साहब का बताएं, और कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसके मतलब कि आप दूसरी पार्टियों के जो गुफ्तगू हो रही है या जिस तरीके से जुमला कस रहे हैं, जुमलाबाजी हो रही है, तो वो तो ये बताएं ना कि हमने यहाँ 2008 में इलेक्शन जीता था, 2013 तक हमने क्या किया। हम बता रहे हैं 2013 से 17 तक क्या किया, और 16 माह का वो जो आप बार बार जिक्र करते हैं उसमें हमने क्या किया। उस पे बात अब आप लोग कर लेते हैं? हम हर जगह कर लेते हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आप लोग ओन नहीं करते ना उस गवर्नमेंट। नहीं, हम तो गवर्नमेंट को कौन नहीं ओन करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को चाहिए कि मीठा मीठा, हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन बिलावल साहब का अंदाज़े बयान मुख्तलिफ है जरदारी साहब से। क्या इसका मतलब ये है कि अंदर खाते जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मफाहमत ही की पॉलिसी पर हैं? नहीं, देखिए ना, ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन है जिन लोगों का आपने जिक्र किया है। ये हर जमात के साथ बैठ सकते हैं। बिलावल इमेच्योर है, जैसे अभी मेच्योरिटी की ज़रूरत होगी। तो वो हमें खुद देखे ना, मैं तो खैर बिलावल से बहुत सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने तो बचपन से सियासत की है और अपने हाथों से पोस्टर लगाए, लेवी वाले जब लगते होते थे। सही है। और दरियाँ बिछाई हैं और कुर्सियाँ लगाई हैं। हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम तो ग्रास रूट से आए हैं। और फिर भी हमें, फिर भी नहीं, मैं अपनी बात नहीं, उनकी बात कर, फिर भी नहीं, ग्रास रूट से वो तो नहीं आए ना। वही ना, वो तो एक, जैसे अब मेरा बेटा है, अगर वो तो हनीफ अब्बासी के नाम से सियासत करेगा ना, अपने बाप के नाम, ठीक है, उसकी अच्छाई बुराई सारी उसके खाते में जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मैच्योरिटी के आलम में किसी वक्त पहुँचते हैं, हम 2003 का हनीफ अब्बासी 2013 में मुख्तलिफ था, 2013 वाला जेल के बाद मुख्तलिफ है, तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है। जैसे जैसे आते हैं लेकिन वैसे मैंने आप एक बदल फिक्र रहे आपके प्रोग्राम में कहा था, आपको याद हो, अब 74 साल का जिद्दी बच्चा जो है, 74 साल की उम्र में मैच्योरिटी ना आए तो मेरा कसूर तो नहीं है ना, अम्मी अब्बू का कसूर हो सकता है, मेरा कसूर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मैच्योरिटी आना बड़ा जरूरी है सियासत के अंदर। मैच्योरिटी का एज से वैसे ताल्लुक होता है? जी, एज से वैसे ताल्लुक होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते। नहीं होते। तो बिलावल को भी इसका अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन होता क्या है, वक्त के साथ साथ मैक्सिमम लोग अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, वो एक वक्त में आगे अपने चीज़ों को जब माजी में देखता है तो कहता है हाँ ये मैंने ब्लंडर गलती की थी। लेकिन अगर हम गलती पे इसरार करते रहे, इंसिस्ट करते रहे, नहीं मैंने तो 9 मई ठीक किया था जी, दोबारा मुझे पकड़ेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन इसी पर अगर हम नून लीग के पर्सपेक्टिव से सवाल करें, 3 बार के वज़ीर आज़म ने कोई ना कोई गलती तो की होगी ना जो उन्हें निकाला। नहीं, मेरी बात सुने, गलतियां तो इंसानों से होती हैं, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि गलती हुई है या नहीं हुई। गलतियों से मुबर्रा जो है वो फरिश्ते हैं। मैं और आप दोनों जो है ना खैर और शर के साथ भेजे गए हैं, ऐसा ही है, तब जाके हम अशरफुल मखलूकात कहलाए गए हैं। अब आप मुझे मुफ्ती आजम की तरफ ले नहीं, मेरा सवाल वही करेंगे। देखिए, आपने खुद कहा कि हम गलतियों से सीखते हैं, तो मियाँ साहब ने 3 बार के वज़ीर आज़म
कोई ना कोई गलती तो की, तो इस बार वो नहीं करेंगे। अगर उसको गलती कहते हैं आइन और कानून पे अमलदारी को, तो फिर आप जो मर्जी कह लें। हम तो कहते हैं कि आइन और कानून पे अमलदारी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ना जब मैं मुझे पोर्टफोलियो कोई भी मिलता था पिछले 10-20 साल में, पंजाब में मिला, फेडरल में मिला, तो मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि मैं अपनी जो पॉलिसी है पार्टी की उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। अगर मैं इम्प्लीमेंट ही, मेरे साथ जो चलने वाले अफसरान थे वो अगर इम्प्लीमेंट ही ना करने दें या ना कर सकूं, तो फिर मैं कैसे ये इतने अच्छा ये होता है कि करने ना दें। अच्छा अभी जो वीकेंड पे हमने देखा, स्पेशली कल जो हमने सूरत हाल हम देख रहे थे, कुछ वीडियोस मंजर आम पे आ रही थी कि पीटीआई वर्कर्स जब जा रहे थे नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने तो उनसे छीने गए पेपर्स या जाने नहीं दिया रुकावटें। अब जाहिर है इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ये तस्दीक के बाद चीज़ें जो मंजर आम पे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आई हैं, क्या वो ठीक हो रहा था? अच्छा मेरी बात सुने, ये जो ना पीटीआई बड़ी ड्रामाई पार्टी है, यकीन माने इतने खूबसूरत तरीके से झूठ बोलते हैं। किसी ने इनको सिखाया, वो जर्मनी वाला जो था ना उसको टो करो, यानी ये इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। आप फेसबुक पे चले जाएं, आपके नाम से, इनके नाम से, बाकी एंकर्स के नाम से ऐसी पोस्टें लगा देंगे। वो बेचारा, मैं एक दिन एक हमारा काशिफ अब्बासी, मैंने कहा यार तू तो इतना ऐसी गुफ्तगू तो नहीं कर सकता। कहता है सारे फेक है, ठीक है ना। अब कभी किसी के बारे में कुछ कह देंगे, किसी के बारे में कुछ कह देंगे। ये जो बातें 4 बंदे खुद भेज के कागज छीन रहे होंगे, वीडियो बनाई। अच्छा तो मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने खुद से किया, ये सारा प्लांटेड जी था। ये इतने, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी ड्रामाई पार्टी नहीं आई और इतने रंगबाज नहीं आए जितने ये हैं। सॉरी टू से। लेकिन वो जो एक पीपल्स पार्टी के भी गिरफ्तार हो गए थे, पता चला कि नहीं है पीटीआई के नहीं है, फिर छोड़ दिया गया। वो किसने किया फिर? वो कोई किसी ने पकड़ के कर दिया होगा, कुछ शाह से ज्यादा शाह प्रस्त होगा ना वहाँ पे। अच्छा ये हुआ। कोई इतनी बात, देखिए मेरी बात सुन, ये इतना सियासत जो है ना, ये बहुत कांटों की सेज है। अच्छा इसको फूलों की सेज समझने वाले जो थे ना, वो 2-2 दिन बाद माफी मांग के बाहर आ गए। किसी ने इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली, किसी ने वो, एक तो दाढ़ी होती है ना कि आप इस्लामिक मतलब के उसको करने के लिए फ़राइज़ को पूरा कर, सुन्नतों को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। एक होता है कि आप क्रिमिनल रख लेते हैं, यानी आपने आप सोच लिया, ठीक है जी। अब वो ऐसी रखी हुई है ना, उसका वो कराते हैं, खत करवाते हैं ना, खूबसूरती उसमें लाते हैं। इतने घबरा गए 2-2, 3-3 दिन बाद, सारे के सारे। कोई एक बंदा उठा के देखिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हम स्टील के बने हुए थे, हम लोहे के बने हुए थे, हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे माँ बाप नहीं थे कि हमने तो कभी, मेरी वाइफ थी 11 महीने 3 जेलों के बाहर, मुझे मिलने आती थी, कभी मीडिया के सामने खड़े होकर रोना पीटना, इवन मीडिया के सामने तो दूर की बात है, तो जब मेरे सामने आके बैठती थी तो हमारा हौसला बढ़ाती थी। नहीं सुन लेना, कोई अच्छी बातें भी सुन लें, इतनी अच्छी बात मैं कर रहा हूँ। वो हमारा हौसला बढ़ाती थी। कभी उसने, हाँ घर में दरवाजा बंद के करके वो रोई हो, मैं नहीं कह सकता। अच्छा। रोई भी होगी, बच्चे भी शायद रोए हों। मेरी बेटियाँ आती थी, मेरा बेटा आता था, ठीक है जी, तो वो हंस के मेरे साथ जाते थे। क्योंकि इस दश्त में जो है ना, ये बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो ये पहली पार्टी मैंने देखी, पीपल्स पार्टी को मैं दाद देता हूँ इस दश्त में। उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी है, सीधी सिंपल सी बात है। और उन्होंने तो जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और फिर भी वो आज तक खड़े हैं। अब ये लोग जो थे, जिनकी मिसाल अभी आप दे रहे हैं, मैं तो हैरान परेशान हूँ। ये सारे के सारे जो थे ना, इनका वो सारे का सारा मेकअप उतर गया सियासी इस 9 मई के वाक़े के बाद। अच्छा अब्बासी साहब, 2018 के इंतखाब जी, उससे एक हफ्ता पहले ज़ाहिर मंजर बदल गया था। आपके हल्के की बात करूं तो शेख रशीद साहब को फिर ओपन फील्ड मिली थी। उस वक्त में और आज के वक्त में क्या डिफरेंस है? बड़ा डिफरेंस है। उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था। अच्छा देखिए, मैं बात ये करना चाहता हूँ, तमाम को, हर शख्स को आज़ादी हासिल होनी चाहिए, वो कागजात भी जमा कराएं, ठीक है, और इलेक्शन भी लड़ें जो आइन और कानून के तहत आता है। लेकिन एक एब्सकॉन्डर जो होता है, उसको आप इलेक्शन नहीं, उसके नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहला वाक़या है जिसके अंदर आइन कानून सबको रौंदा गया और वो काम किया गया जो हमारे दुश्मन के कलेजे को ठंडा किया गया। तो इसलिए अगर आप ये मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि 9 मई वालों को आज़ादी मिल जाए, यानी अब आप देखिए ना, उन बच्चों का क्या कसूर है जो छोटे छोटे बच्चे थे। जब ये वाक़यात हो रहे थे, मैं टेलीविज़न पे देख रहा था लाइव, तो मैं ना सोच रहा था, क्योंकि वही आप मेच्योरिटी वाली बात है, हम भी 77 की मूवमेंट में शामिल थे, फलां थे, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये नताइज से बेखबर हैं, इनके ज़हनों को ख़राब किया गया है। कभी देखें ना, नौजवान के ज़हनों को ये कहा जाता है कि इस्लाम आएगा, अल्लाह जो
वो बेचारे चल पड़ते हैं। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाला बच्चा जो है, उसका जो दिमाग है वो कोरा कागज़ है। उस कोरे कागज़ के ऊपर जो मर्ज़ी लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें। उसको कहें कि जनाब इस्लाम आएगा, वो इस्लाम के नाम पे जान देने के लिए। उसके बाद जमहूरियत आएगी, जमहूरियत के नाम पे तब्दीली आएगी, तब्दीली के नाम पे माँ बाप को भी गालियाँ देना शुरू कर देंगे, बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। ये जो सूरत हाल पैदा की गई है, ये 1.5 साल के अंदर ज़हनों को बनाया गया। डर्टी हैरी किसको कहा गया? हमें तो नहीं कहा गया। एक इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ पूरे ज़ोर और शोर के साथ जो है वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत। अच्छा, मुनज़्ज़म साजिश जब ये हो रहा था, अभी देखे ना इतनी प्यारी मैं बात लोगों को बताने लगा था, आपको बर्दाश्त नहीं हुई। देखे ना, इस तरह तो ना करें। नहीं आप करें, कसम से करें, लेकिन मुझे वाइंड अप करने दे। लोग ना आधी बात सुन के ना बेचारों को पता नहीं चलता। वो मैं 1 सेकंड में कर देता हूँ, पहले मैंने 2 सेकंड में करनी थी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया। अब अगर आपने मास्टरमाइंड्स को छोड़ना है, मास्टरमाइंड्स को, तो फिर उनको छोड़ दें, दैट्स इट। फिर उन बच्चों का ज्यादा कसूर नहीं है। कसूर उनका है, उस माँ बाप का है जिसने गली में कहा कि जा जाके हम साइनों काट, तो चुड़ियाँ मार दे, उसको गोलियां मार दो। उस माँ बाप का कसूर होता है, उस बच्चे का कसूर नहीं होता। बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा गाली नहीं देनी, बेटा किसी बुजुर्ग के ऊपर गंदा पानी नहीं फेंकना गाड़ी चलाते हुए। और यहाँ पे ये सिखाया गया था कि ये मीर जाफ़र और मीर सादक हैं, और ये जो लोग हैं ये डर्टी हैरी हैं, ये फलां है, कोई क्या है, कोई क्या है। वो सारा ज़हन बनाया गया जो दुश्मन ना बना सका अरबों रुपए खर्च करके। बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, पंजाब के अंदर, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी उन्होंने की अरबों रुपए लगाकर, वो नहीं करा सके। इन्होंने करके दिखा दिया, ये इनकी कामयाबी है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल वहीं का जा रहा है। 2018 का इंतखाब और आज का इंतखाब, उस वक्त शेख रशीद को मिली थी खुली फील्ड। आज के हालात में अब जरा शेख रशीद साहब ने तो अपनी पोजीशन बदल ली है, मुकाबला टफ होगा या नहीं होगा? नहीं, देखिए जी, सियासत के अंदर ना जो इलेक्शन है, ये मुकाबला उस वक्त तक जारी सारी रहता है जब तक बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर आपके हक में ना निकल जाए। तो मैं इसको बिल्कुल उस तरह नहीं कहूँगा, लेकिन जो इस वक्त का माहौल मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है मेरी गलतफहमी भी हो, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो 5वां बड़ा इलेक्शन लड़ रहा हो, 5वां बड़ा इलेक्शन लड़ रहा हो, तो उसको ये तो मालूम होगा, जैसे हमें पता चल जाता था 1 इलेक्शन में हारा हूँ, 2 जीता हूँ, 1 लड़ने नहीं दिया। तो 2 जो जीता हूँ, 12 बजे मैं कह देता था अपनी फैमिली को कि हम जीत गए हैं। अच्छा। तो जो हारा हूँ वो भी मैंने 12 बजे कह दिया जब भी हार गए। उसकी वजह ये कि वो 2 इलेक्शनों वाला जो वोटर था, वो तीसरे इलेक्शन में मुझे नजर तो आया, लेकिन इसके अलावा ऐसा वोटर नजर आया जो पहले कभी मैंने देखा नहीं था। अच्छा। तो जब वो आप देखते अपनी आंखों से पोलिंग स्टेशन पे खड़े, तो आप और ये आप उसी दिन देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कहना भी चाहता हूँ। कहिए। ये वो कहना ये चाहता हूँ कि अभी जो माहौल बना हुआ है, जिसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप चला दीजिएगा किसी वक्त अपने शो में। ये जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, एक लोगों में बहुत एनर्जी आ रही है। उसकी बुनियादी वजह हमारी कारकर्दगी, हमारे काम मैं गिनवाऊंगा नहीं, वो मैं मिस कहेगी कि आप अपना बाकी चीजें सुनाना शुरू कर दूं हॉस्पिटल में। ये बातें अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए अच्छी नहीं लगती कि हमारा मिजाज नहीं रहा। देखिए अब्बासी साहब, आपका जो काम है उसको हम अप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं बिल्कुल आपके साथ, बिल्कुल मैंने अब तो आपको पहले कहा है, कुछ चेक मुझे दिया करें, मैं आपके प्रोग्राम का वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ। और मैं कहता हूँ, अच्छा सीधी सी बात बहरहाल मैं करना चाहता हूँ कि हमने ना, मैं जब गया हूँ गलियों में, मोहल्लों में, मैं कुछ जलसे जुलूसों का इस वक्त कायल नहीं हूँ। सही है। मैं चाहता हूँ कि हम गली मोहल्ले में जाएं तो यकीन माने कितनी महंगाई है, कितना इस वक्त गैस के इशूज़ हैं, बिजली के इशूज़ हैं, ज़रूरत ज़िंदगी है, लेकिन लोगों में ना एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, अब वही 2013 वाला पाकिस्तान मिल रहा है, तो ये 2013 वाले पाकिस्तान को ठीक करेंगे। अच्छा। जब उस वक्त हमने ठीक है, लेकिन आज दहशतगर्दी आ गई ना, दोबारा सर उठा रही है। आज महंगाई अरूज पर है, आज देखें दुनिया से तन्हाई अरूज पे है, सारा कुछ कोई हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। 2013 में भी जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था, उनके आने से चीज़ें ठीक हुई, अंधेरों में डूबा होता था मुल्क। 18 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके दे दी, मोटर वेज के जाल बिछा दिए, चाइना को अपने पीछे खड़ा कर लिया, मिडल ईस्ट को पीछे खड़ा कर लिया, $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे थे। तो ये अच्छी खबरें लोगों को दें, ये चीज़ें। मैं जब गया गली मोहल्लों में तो लोगों ने हमारी उस कारकर्दगी, क्योंकि मैंने अभी स्विच ओवर किया अपना हल्का, सही है, मैं आ गया हूँ सिटी के एरिया में। अच्छा। तो सारे लोग जो हैं वो इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। मैं दिन में 17 बैठक मीटिंग करता हूँ,
लोगों की गलियों मोहल्लों में। सही है। और वो जो जोश खरोश देख रहा हूँ, मुझे रिजल्ट जो है 2008 वाला नजर आ रहा है अपना। ठीक है, आप पता नहीं उसमें जो अल्लाह का फजल और बेशक ऐसी है, जरा करम उस दिन शामिल ज़्यादा होगा, चीज़ें सामने आएंगी। शामिल हाल होगा तो फिर ठीक है। लेकिन जो दुनियावी हकायक है मुझे वो आपको ये नजर आ रहे हैं। केपी और बलूचिस्तान, यहाँ पर क्या उम्मीद है पीएम? बलूचिस्तान में तो मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और केपी में क्या है? केपी में हम इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। किसके साथ? मेरा ख्याल है कि अभी बात तो होगी। सबसे पहले जो बात हुई अभी तक, या अभी तक जो इत्तेहाद हमारा वजूद में वैसे ऑफिशियली तो नहीं आया। JUI? हाँ, JUI के साथ, JUI के साथ इत्तेहादी हुकूमत बना लेंगे, ये आपको इस वक्त नजर आ रहा है? जी हाँ, नजर आ रहा है। और जो PTI की तरफ से कोई वहाँ पे खड़ा होता है ज़रा बल्ले के? खड़ा हो जी। अच्छा, कोई आपको लगता नहीं कि केपी में मेरे हल्के में भी खड़े होंगे ना जी? अच्छा। मैंने तो किसी को नहीं पकड़वाया, ना मैंने पीछा किया है। वो मेरे MPA साहब थे, रात को 2 दफा मेरे साथ MPA रहे हैं। वो कहते हैं आपको जब बताया ना जी हल्का कट गया, हल्का आ गया, हल्का चला गया है, तो आपको फिक्र ही कोई नहीं होती। मैंने कहा यार फिक्र इसलिए नहीं होती कि हमने जाके बताना है, काम करना है, वोट लेने हैं। पार्टी वोट होता है मैक्सिमम। ठीक है। मैक्सिमम तो पार्टी वोट होता है। कोई 10-20% आपका भी उसमें इनपुट होता है कि भाई ये बंदा जो है काम करने वाला है। तो अगर ये मेरे हल्के में आ गया है तो साथ वाले हल्का जो जुड़ा हुआ था बाउंड्री में, इसने इतना काम किया है, तो आके मेरा भी काम, हमारे भी इश्यूज जो हैं बुनियादी, उसको हल करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम थोड़े से फेवरेट हो गए। ओके, सही हो गया। अच्छा अब्बासी साहब, रूठे हुओं को मनाया जा रहा है? शाहिद हकान अब्बासी साहब? हाँ, मुझे शाहिद साहब का, मेहताब साहब का, इन सब का दुख है। और पार्टियों के अंदर इतने बड़े नाम आसानी के साथ नहीं बनते। पूरा एक बैकग्राउंड होता है, ऐसे ही है। और बड़ा एक्सपीरियंस, तजर्बा होता है, पार्टी का दिमाग होता है। ये लोग जो चले गए हैं तकरीबन तकरीबन ठीक है। और जो पहले चले गए, चौधरी निसार अब आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। उम्मीद है अगर जीत जाते हैं तो PMLN में वापस आ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल नहीं आएंगे। मेरा ये ख्याल नहीं। अच्छा, ये लड़ाइयाँ झगड़े, मैं ना आरोप का जब बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी गुंजाइश रख के बात करता हूँ। आपने अच्छी बात की, अभी भी गुंजाइश रख के की ना, तकरीबन चले गए, लेकिन हमने रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं जाने दिया। यस। और दूसरा मैं ना अपनी गुंजाइश भी रखता हूँ। मतलब हम पता कोई नहीं होता, पता चले यूटर्न हो जाए कहीं से। तो कभी नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैंने कर नहीं दी। मेरा बचपन का जो ख्वाब था वो शहबाज शरीफ ने पूरा कर दिया। ओके, देखिए ना, मैं हर जगह शहबाज शरीफ को ले आता हूँ, जैसे मेट्रो को ले आता हूँ ना, इस तरह शहबाज शरीफ को ले आता हूँ। उसकी बुनियादी वजह सुन लेना। ख्वाब तो शहबाज शरीफ पूरे करते हैं, आपके नवाज शरीफ नहीं। नवाज शरीफ तो देखें, बुनियाद नवाज शरीफ। अच्छा, ख्वाब वो दिखाते हैं। हाँ, ख्वाब वो दिखाते हैं, अमल फिर हम दोनों भाई करते हैं। हम दोनों शहबाज शरीफ और हनीफ अब्बासी करते हैं। ओके, अब सुने, अब ये ख्वाब क्या थे? देखिए ना, आप हम बचपन में जब FC कॉलेज में बचपन में तो बंदा बड़ा ही हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन बचपन से हमने ख्वाब देखने शुरू किए कि जनाब लोग इज्जत की निगाह से देखें। इज्जत की निगाह से देखने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है। ओके, इज्जत ये नहीं है कि आप बड़ी गाड़ी में 10 गनमैनों के साथ जा रहे हो तो ये इज्जत है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। सही है। रिस्पेक्ट ये है विदाउट गनमैन आप गाड़ी चला रहे हो, अपने लोगों में जा रहे हो, किसी बाजार में उतरे, किसी फलाने का लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं, लोग आपके जाने के बाद आपकी तारीफ करें। सही है। ये थोड़ा सा था, और एक ये खिदमत का जज्बा था। ठीक है। हम लोगों से अद्वियात इकट्ठा करके ना तो फ्री डिस्पेंसरी चलाया करते थे। ओके, ठीक है जी। जहेज के पैसे इकट्ठे करके बच्चियों को, तो उस वक्त की दुआएं आपके साथ? नहीं, हाँ, वो एकदम ना स्विच ओवर जब किया तो 2008 में हमें मिल गया शहबाज शरीफ। सही है। मैंने कहा इधर ये बना दें, हॉस्पिटल का बना लिया, ये बना दें, बना लिया, ये बना ले। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं पूरी। ठीक। मेरे नाम के साथ मैं लिखता कभी भी नहीं, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, मैं कभी नहीं लिखता, ना मैं लिखूंगा। ये सारी चीजें तो हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर तो मैंने बनना नहीं था। ठीक है ना जी। और चीफ मिनिस्टर का भी मैं बन सकता हूँ। अच्छा, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस। खबर दे दें, चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर नून लीग जीतती है कौन होगा? अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ, सिर्फ एक नुक्ते पे डिसीजन हुआ है, वो है कि वजीर आजम का जो कैंडिडेट है हमारे, वो नवाज शरीफ साहब। वजीर आला पहली ऑप्शन क्या है? अभी डिसाइड, पहली ऑप्शन है ही नहीं। अभी पहली ऑप्शन मैं खुद हूँ। आप खुद अभी मैं खुद हूँ ना। ठीक है, बस साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वो कह रहे मैं खुद वो ऑप्शन हूँ CM पंजाब के लिए, लेकिन ज़रा हमने ये देखा है कि जनरली वो जो एक बात है ना खानदान के अंदर रखा जाता है, एक आम होता। लेट्स सी इंतखाबात के बाद क्या मामला बनता है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। बाने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये कायद-ए-आज़म ही थे जिनकी काविशों की बदौलत बरसगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार
वतन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। सिंध हुकूमत ने हफ्ते कायद-ए-आज़म का अहतमाम किया, मुख्तलिफ नुमाइशें मुनक़्क़िद की गई, इवेंट्स हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि कायद-ए-आज़म जिस तरह का रोशन पाकिस्तान देखना चाहते थे उसके मुताबिक हमारी कारकर्दगी काबिल सताइश नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कायद की नज़रों में शर्मिंदा ना हो। इस वक्त अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा सा अगर रूटीन से मुताल्लिक हम आपसे बात कर पाएँ, क्या रूटीन होती है आपकी अपनी, अगर हम शेयर करें। मज़ार क़ायद आज हम सुबह से देख भी रहे हैं कि ज़ाहिर है वहाँ पर हाज़िरी दी जाती, सदर पाकिस्तान भी गए, गवर्नर साहब भी गए, आपकी भी हाज़िरी हुई? जी, मैं तो हफ्ते भर से हमारे यहाँ सिंध में चीफ मिनिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर की इंस्ट्रक्शन पे पूरा सिंध जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का वीक भी मना रहा है और क्रिसमस का भी। तो कल रात को भी यहाँ कॉन्सर्ट भी हुए, दुआया तकरीबात भी हुई, आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने अलॉन्ग विद कैबिनेट मेंबर केक काटा क्रिसमस का भी और कायद-ए-आज़म का भी, और एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ। फिर सुबह प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब और सीएम साहब फूलों की चादरें चढ़ाई। उसके बाद सेंट पैट्रिक चर्च है यहाँ का सबसे बड़ा, वहाँ पे सीएम साहब के साथ गए, वहाँ पे केक भी काटा, दुआया तकरीब में भी शिरकत की। और फिर ट्रिनिटी चर्च है जो एक चर्च ऑफ इंग्लैंड का है और एक इटालियन वेटिकन का चर्च है। और इसी तरह से फिर बाकी सारा दिन में भी मुख्तलिफ तकारीब हैं मुख्तलिफ इलाकों में। मेयर कराची भी तकरीब कर रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ हमारी, मैं तो चूंकि माइनॉरिटी का भी वजीर हूँ तो मैं तो वैसे भी माइनॉरिटी के बहुत करीब हूँ और मैं बिलीव ही नहीं करता किसी तरह की भी डिस्पैरिटी पे। और यही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी पैगाम था 11 अगस्त 1947 की जो उनकी तकरीर थी, उसकी रूह के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट जो है उनको क्रिसमस को और उनकी सालगिरह को जो उनकी स्पिरिट है उसके मुताबिक बना रही है। और अहमद साहब, आज के दिन के हवाले से बताइएगा, क्या मसीही बरादरी से मुलाकात का भी इरादा रखते हैं? कहाँ कहाँ क्या इवेंट्स आज आपने प्लान किए हुए हैं? और हफ्ता कायद-ए-आज़म मनाने का ऐलान भी ज़ाहिरा आपने किया था, उस हवाले से भी प्लानिंग का बताइएगा, इवेंट्स का बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम सारे के सारे ही मुल्क को उस फरमुदात, उनकी फरमुदात के मुताबिक लेके चल रहे हैं। और इसमें तमाम तबके जो हैं, हम सबके सब कायद से शर्मिंदा भी हैं कि जिस तरह का उन्होंने एक रोशन ख्याल माशरा कि जिसमें तमाम लोगों को, मुसलमानों के, जाहिर है कि मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन अकलियतों के हवाले से जो हमारी मुसावात मोहम्मदी भी, हमारा दीन भी देता है वो तरबियत, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहनुमा असूल भी देते हैं, हम मुकम्मल तौर पे उस पर कामयाब नहीं हो सके। इस बात का मैं खुद भी इकरार करता हूँ। उसमें चाहे पॉलिटिशियन हो या जितने भी हुक्मरानी करने वाले तबके हों, जिस तरह के भी हों, चाहे हमारे सरमायादार हैं, चाहे दूसरे तबके हैं, रूलिंग एलीट की बात कर लें, तो सब के सब उसकी रूह के मुताबिक जिस पर्पस के लिए बना था, बहुत अच्छे अच्छे काम भी हमने किए हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई है, एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद जो एक क्यास है, हमने अपने नौजवानों पे उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया। जो 1939 में भी अगर आप देखें कि मुख्तलिफ उनके लेक्चर जो थे यूनिवर्सिटीज में, तो उनका तो सारे का सारा फोकस ही नौजवान थे। और वो पाकिस्तान को बनाने में भी आपको पता है कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनी और उनका एक कलीदी रोल था। उस तरह की डायरेक्शन में हम अपने नौजवानों को भी नहीं दे सके कि जो इकबाल ने जो शेर कहे या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था उसके मुताबिक हम कर नहीं सके। इसीलिए एक क्यास और एक अजीब सी सूरत हाल नजर आती है। तो ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं कि केओस की ज़ाहिर सूरत हाल है अहमद शाह साहब। लेकिन अगर हम कायद की बात करें, उनके इरशादात, उनके फरमुदात, उनकी सोच, उनकी फ़िलासफ़ी, ज़ाहिर है ये सवाल तो बनता है कि कौम को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान बने हकीकी मानों में? कौम को इंतजार नहीं करना होगा, कौम को उस पर अपना एक एक्शन का प्रोग्राम बनाना होगा। सही। अगर किसी के घर में कोई बेटा है तो उसी की तरबियत इस तरह से कर दें। कौमें खाली हुक्मरान नहीं बनाते, कौमें खुद उनका तालीमी निज़ाम और उनका सकाफत के साथ कितना अटैचमेंट है, वो सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल है इसकी जिम्मेदारी तो 24 करोड़ में से हर घराने पे आती है, अमीर या गरीब।
हम सबको उनके रहनुमा असूलों को याद रखते हुए उस डायरेक्शन में चलना होगा। और अगर कोई नहीं चल रहा तो उसके खिलाफ वॉइस ऑफ डिसेंट उठानी पड़ेगी कि ये आपको इस तरह से इजाजत नहीं है। अहमद साहब, जिस तरह हम अभी गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि आज क्रिसमस मनाई जा रही है और इस मसीही कम्युनिटी का खास त्यौहार है, तो इस मौके पर मजहबी हम आहंगी की अगर बात की जाए तो आप समझते हैं कि जो अक़लियती बरादरी है उसके साथ हमारे रवैये दुरुस्त हैं? क्या हम उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से हमें उनको ट्रीट करना चाहिए? क्या उनको उनके हुकूक मिलते हैं? अगर पूरी सोसाइटी के तौर पे हम लें तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। और मैं खुद भी सिंध में इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हूँ, लेकिन माइनॉरिटी और सोशल प्रोटेक्शन के महकमे भी मेरे पास है। तो हमको एक जो सोच है ना, उस सोच को बदलनी पड़ेगी। हमने इनको एक खास तरह के अलकाबात दिए हुए हैं, हम इनको इक्वली ट्रीट नहीं करते, तो वो पूरा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। तो वो हमारे निसाब में भी वही होना चाहिए, हमारे तालीमी निज़ाम में, और हमारी जो घर की तालीम है जो माएँ देती हैं उसमें भी, और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये एहसास हमें करना पड़ेगा कि ये माइनॉरिटी पे हम एहसान नहीं कर रहे। हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये दुनिया जो है ना, एक पूरा ग्लोबल विलेज है, हम मौजूद कौम कहलाने के मुस्तहिक उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम अपने हर शहरी को एक बहुत अहम बात है अहमद शाह साहब, ज़ाहिर है माइनॉरिटीज़ की बात बहुत अहम है कि हम करें। अहमद शाह साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मना रहे हैं और पाकिस्तान भी अपनी मसीही बरादरी के लिए खुशियों से भरपूर उसमें शिरकत कर रहा है। उनके लिए उस तरह का इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर मुल्क में मजहबी आहंगी को भरपूर फिजा मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बगैर किसी रुकावट के जो हमारे मसीही शहरी हैं वो अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, खुशियां समेट रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं और दीगर तकरीबात का भी खुसूसी इनेकाद किया जा रहा है। जब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और जिसमें रहने वाले डिफरेंट जो भी उनका मजहब है वो एक फूल की मानद है। पाकिस्तान ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान का ख्याल रखता है और आज चूँकि क्रिसमस का त्यौहार है इस पर आज हम बात भी करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कार्डिनल जोसेफ कू, कराची से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कार्डिनल जोसेफ, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गुड मॉर्निंग जी। मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी मुबारक कहना चाहता हूं क्योंकि आज के दिन हम हमारे कायदे आज़म के वलादत को भी मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। क्रिसमस की बात हो रही है आज के दिन, तो हम ज़रूर चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा बताइएगा क्रिसमस का दिन, इसका पैगाम क्या होता है? दो बातें ख़ास कि खुदा जो दुनिया का खालिक और मालिक, हमारा खलक, सब कुछ खलक करने वाला है, ज़िंदगी बख्शने वाला है, वो यीशु मसीह के ज़रिए हमारे करीब आए। और यीशु मसीह का पैगाम यही सलामती, एक दूसरे को कबूल करना, सलामती का पैगाम और एक दूसरे को कबूल करना, बिल्कुल सही है। अच्छा जोसेफ, जिस तरह से सेलिब्रेशंस होती हैं, हम हर साल देखते हैं कि हमारी मसीही बरादरी भरपूर तरीके से आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी ज़ाहिर पाकिस्तान में जी भी रही है और इसके अलावा मजहबी त्यौहार भी अपने मनाए जाते हैं। इस मजहबी हम आहंगी के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पर लोग अप्रिशिएट करते हैं, मिलजुल के रहते हैं? आपने ये एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मुझे भी पसंद है, वो है हम आहंगी, हम आहंग होना। क्योंकि जब मसीही या क्रिश्चियन पाकिस्तान में क्रिसमस मनाते हैं तो आपने खुद आपके तजर्बे में होगा कि दूसरे हमारे तमाम दोस्त, खा वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, वो भी हमारे साथ खुशी मनाते हैं। और बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त तोहफे लेकर आते हैं। ठीक है, और जाहिर है यही एक पैगाम है जो हम देते हैं। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के झंडे की बात करें, उसमें भी सफ़ेद रंग है। और ज़ाहिर जब इससे पहले बात हो रही थी अमन की, ज़ाहिर है कोई भी त्यौहार जब हम इसका जिक्र करते हैं उसमें अमन का लफ्ज़ बड़ा अहम होता है, उसमें रवादारी की बात होती है, उसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, किसी भी मज़हब का त्यौहार हो। ऐसे में ज़ाहिर ये आज का दिन सेलिब्रेट करना तो बहुत अहम है जोसेफ। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा एक कॉमेंट आपकी तरफ से जो इस वक्त हम दुनिया में देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं एक खित्ते का जिक्र करूं जो कि फ़लस्तीन है, वहाँ पर बसने वाले मुसलमान, गज़ा की अगर हम बात करें, जिस तरह से वहाँ से ख़बरें आती हैं कितना दिल दुखाती हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा इस पर एक कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा कि फ़लस्तीन
उसी सरजमीन में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, बैतुलहम के शहर में, जो अब रियासत इसराइल बना 1948 में, 48 में, पाकिस्तान के 1 साल बाद। वो एक सहूनी जो थे, ये एक अभी पॉलिटिकल बात है, उन्होंने वो सारा जगह कब्जा करने को अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो तशद्दुद हो रहा है गाज़ा में और वेस्ट बैंक में, याद रखें कि फ़लस्तीनी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। शुरू में क्रिश्चियन की आबादी काफ़ी, तकरीबन फ़लस्तीनियों का 15% फ़लस्तीनी क्रिश्चियन थे। और पहला जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस सहूनी स्टेट का मुकाबला किया, उनका लीडर था जॉर्ज हबश, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन। मुसलमान और क्रिश्चियन इसमें एक थे, फ़लस्तीनी थे, उनकी ज़मीन थे, और वो मुकाबला उस वक्त से शुरू हुआ। फिर बाद में वो तकसीम हो गए, हिजबुल आ गया, हमस आ गया बीच में, और बहुत सारे क्रिश्चियन अब फ़लस्तीन से कहीं रेफ्यूजी बनकर इधर उधर, कुछ उर्दन में गए हैं, कुछ मगरब की तरफ चले गए हैं। अब सिर्फ मेरे ख्याल है 3 या 4% क्रिश्चियन फ़लस्तीनी रह गए हैं। और उन्होंने एक हमारा चर्च भी गज़ा में, उसका बहुत शदीद नुकसान हुआ है। बिल्कुल, उसको भी तो उसमें वो शाना बशाना है, वो मज़हब नहीं देखते, क्रिश्चियन मुस्लिम सारे एक हैं। वो एक मशहूर सहाफ़ी अबू अखले को इसराइलियों ने कत्ल किया 2 साल पहले, कि जब वो एज ए जर्नलिस्ट, फ़ोटो जर्नलिस्ट थी, वो तस्वीरें खींचती थी जब इसराइली आर्मी तशद्दुद कर रहे थे। ये इस जंग से पहले की बात है। बिल्कुल, उन्होंने उसको गोली मार दी, शहीद कर दिया। तो ये इट इज़ अ जॉइंट स्ट्रगल। ये जॉइंट स्ट्रगल है मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, फ़लस्तीन की सरजमीन पर। कार्डिनल जोसेफ, बहुत शुक्रिया। क्रिश्चियन तो बहुत कम रह गए, बहुत कम रह गए, लेकिन ज़रा वो कम तादाद ही सही, लेकिन वो सफ़र भी उतना ही कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और ज़रा वो एग्जिस्ट भी करते हैं, एंड को एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। आई मस्ट से दैट। कार्डिनल जोसेफ, बहुत शुक्रिया। जाहिर है जिस तरह क्रिश्चियंस कम्युनिटी आज क्रिसमस मना रही है, ऐसे पूरा पाकिस्तान आज बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहा है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। कार्डिनल जोसेफ, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आज एक ऐसे साज की बात करते हैं जो हम समेत बहुत से लोग नहीं जानते उसके मुताल्लिक। इसका नाम है चंग। ये सिंधी और बलोची सकाफत का हिस्सा है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। बदीन की शाहीन गुल कैसे इस साज को बजाते हैं, कैसे इसको जिंदा रखे हुए हैं, और ये साज उनकी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है, आज हम इस पर बात करेंगे। शाहीन गुल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हक मौजूद, मैं ठीक हूँ, आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहीन, इससे पहले कि और बात हो, ज़रा हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा अगर चंग बजा के हमें बता दें, फिर हम उससे मुतालिक आपसे और पूछ पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मेरी एक थोड़ी छोटी सी शर्त है मेरे सुनने वालों से भी, आपसे भी, कि आप इस दौरान जो है ना अपने काम जो भी कर रहे हैं ना, एक्टिविटी, उसको छोड़ के बस बैठ जाएं जहाँ पे भी है ना, आराम से, ताकि इसको महसूस कर सकें आप सब। जरूर। उसका फिर उसका एक जादू आता है, वो एंड में आप देखिएगा। ठीक है।
अगस्त, क्या बात है। अच्छा शाहीन, अब बताइएगा कि चंग की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आपको कब से शौक हुआ, कब से बजा रही हैं? अभी जिस तरह हम देख रहे थे आप बजा रही थी तो लग तो ऐसे ही रहा है कि बहुत मुश्किल है ये साज बजाना। यानी कह सकते हैं सभी कि चंग हमारे अंग अंग में बस गया है। बस यही इसका जो जादू था जो मैं कह रही थी कि आप इसको महसूस करेंगे। चंग बजाना मैंने स्टार्ट किया था 8-9 साल की उम्र से। अच्छा। तो अब मेरी जो उम्र है वो 27 साल हो गई है। तो बहुत अरसा लगा है उसको समझने में, उसको सीखने में। वाकई ये एक पेचीदा साज है क्योंकि इसके नोट्स हैं जो वो आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। आप ये चंग भी जो है ना, मैं इसके बगैर कुछ हूँ। अगर मैं एक म्यूज़िशियन हूँ और चंग परफॉर्मर हूँ तो चंग नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, मगर ये चंग भी मेरे बगैर कुछ नहीं है क्योंकि ये इसकी कोई साउंड नहीं है। अगर जब तक ये मेरे सांसों में जाके समा नहीं जाता, ये मेरे वजूद के साथ एक जुड़ नहीं जाता, तब तक इस चंग से कोई आवाज़ नहीं आएगी। और शाहीन कितना मुश्किल है? मैं और चंग जो है एक दूसरे के साथ मुश्किल इतना है कि आप समझे कि मुझे इसको 13-14 साल लग गए सिर्फ ये समझने में कि इसका पिच कहाँ पे है, ये बजता कैसे है, इसकी आवाज़ कहाँ से निकलेगी। ये मुझे ज़्यादा अरसा इस वजह से लगा क्योंकि ऑन द स्पॉट मुझे सिखाने वाला कोई उस्ताद मौजूद नहीं था। तो होपफुली कि अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो जो नया कोई सीखने वाला है उसको इतना वक्त नहीं लगेगा। तो ये इसकी जर्नी है और आज हम आपके साथ हैं। अच्छा शाहीन, पंजाब में ये होता है कि अगर ढोल की थाप हो तो भंगड़े से कोई रोक नहीं पाता अपने आप को। हाँ। लेकिन जो चंग आपने बजाया ये भी ऐसे था कि इसकी ना बीट्स चेंज हो रही थी और वैसे ही ना बॉडी की मूवमेंट रक्स कर रहे थे आप उस तरह स्टार्ट हो जाती ऑटोमेटिकली। आई मस्ट से दैट। अच्छा, आप जो चेंज कर रही थी उसमें बहुत वेरिएशन थी। ये वेरिएशन कितनी ज्यादा वेरिएशन, हाई लो जो पिच हो रही थी। यही इसकी खूबसूरती है और ये ज़्यादा अट्रैक्ट इस वजह से करती है क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, उस फ्रिक्वेंसी का कुछ हमारी बॉडी के साथ अजीब कनेक्शन है। वो जाके हमारे उन नसों को, उन चीज़ों को छेड़ती है जिसमें वाकई वही वाली आपकी बात के धीमा है तो आप बैठे हुए हैं। जैसे उसका पिच चेंज हुआ आपकी मूवमेंट अलग हो जाएगी। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक मूव करता है। ये तो किसी भी शादी के लिए लाजमी होना चाहिए जी कि अगर ये बजाया जाएगा तो वैसे ही सब बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप जिस तरह कहा जाता है इससे मतलब कि सिंधी सकाफत का भी और बलोची सकाफत का भी ये हिस्सा है। अगर हम उस म्यूजिक की बात करें तो ये हमें जी। बहुत कम नजर क्यों आता है? बिल्कुल कम नज़र इसलिए आता है कि देखिए हम मॉडर्न हो चुके हैं ना। हम मॉडर्न हो गए तो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए, इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न आ गए। और ये अभी भी काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं ये तो यार वो बुज़ुर्गों का साज़ है, आप क्यों बजा रही हैं इसको, क्या है? मगर उनको इसका ये सिर्फ एक साज़ नहीं है, इसको मैंने अपने कहते हैं ना कि कोई भी तब्दीली अगर आप चाहते हैं या कोई चीज़ ऐसी तो ख़ुद से शुरू करें। तो मैंने इसको अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ये साज आपको जो स्ट्रेस है उससे बिल्कुल आपको रिलीफ दिला देता है। आप ये साज बजाने के बाद जब मैं मुसलसल इसको पिछले 2 महीने से मुसलसल डेली रूटीन पे मैंने इसको वापस लाई हूँ, यकीन माने मुझे ना गुस्सा आता है ना ही मुझे कोई वो टेंशन है। जैसे तो बेसिकली आपके लिए एक थेरेपी है और जो भी इसको सीखता है और बजाना शुरू करे तो उसके लिए थेरेपी है। अच्छा शाहीन, आपसे कुछ सुनेंगे भी, लेकिन उससे पहले जिस तरह आपने एक बड़ी अहम बात की कि वो कहते हैं कि ये बुजुर्गों का साज है आपकी वजह, तो कोई ये नहीं कहता कि ये मर्दों का साज है आपकी बजाती है, क्योंकि कभी कोई साज खातून बजा रही हो। क्या ये टैबू भी आप किसी तरह से ब्रेक कर रही हैं? इसमें भी कोई मुश्किलात आती हैं? देखिए ये साज वाकई ये दूसरी वाली बात जो आपने कही, ये भी कहते हैं लोग कि मर्दों का है, क्योंकि चरवाहे बेसिकली जो रिलेट करते हैं ना हम चरवाहों के साथ करते थे, और चरवाहे अमूमन मर्द होते थे, मर्द हजरात। तो अब क्योंकि वो चरवाहों वाला वो जंगलों वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे जानवर जाके चारा चरने जाते थे तो वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो बहरहाल ये तो आता है, और पाकिस्तान में अभी तक कोई और फीमेल नहीं है जो कि इसको परफॉर्म करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है फर्स्ट चंग प्लेयर फीमेल का जो है एजाज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये मिल चुका है। और सिर्फ चंग नहीं, आपसे मुतालिक तो हम ये भी जान पाए कि आप तेज़ रफ्तार बाइकर भी हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बाइक राइडिंग भी करती हूँ। तो जब बाइक पर जा रही होती हैं आवाज़ तो नहीं आती कि बाजी जरा दुपट्टा संभाल लें? वो एक कॉमन है ना।
असल में बाजी दुपट्टा नहीं पहनती, मसला ये। अच्छा शाहीन, मगर हाँ जी बात मुकम्मल कीजिएगा पहले। हाँ मैं ये कह रही थी, दुपट्टा तो नहीं, हाँ स्टैंड का ज़रूर आता है कि बाजी स्टैंड नीचे। अच्छा वो जानबूझ के करते हैं, स्टैंड नीचे होता नहीं है, वो खामखा कहते हैं। फिर कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गई उनके पीछे, उनकी बाइक रोकी, मैंने कहा रुके अब बताएं कि स्टैंड कहाँ पे था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। हर लड़की को ऐसे करना चाहिए। आप उसको एक शटअप कॉल देना बड़ा जरूरी है। ये शटअप कॉल नहीं है, हो सकता है भाईजान यही चाह रहे हो कि वो आके मुझसे बात करें। हाँ लेकिन देखें आप छोड़ भी तो नहीं सकते। छोड़ भी तो नहीं सकते बिकॉज़ दिस इज हरासमेंट। अच्छा हरासमेंट तो बिल्कुल जी अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा शाहीन, ये जो चंग पे दोबारा आऊँगा मैं लास्ट में, इसका एक ही तरह का साज है, यानी वही बजाया जाता है या इसमें डिफरेंट तरह के वेरिएशंस होती हैं? धुन, हाँ नहीं वेरिएशन आ जाती है इसमें। ये रॉक में भी प्ले होता है, फोक में भी प्ले होता है। ठीक है, तो पहले वाला कौन सा था जो आपने हमें सुनाया था, वो रॉक वाला था या फोक वाला था? फोक वाला था। फोक अब रॉक वाला करते हैं फिर अपनी क्रिएशन, वो कहते हैं ना कि आपके रक्स करने का, श्वेत के रक्स करने का वक्त हुआ चाहता है। चले जी लास्ट में हम वक्त हमारे पास क्योंकि कम है शाहीन, हम चाहेंगे कि रॉक वाला आप हमें सुना दें अगर। जो क्या बात है, वाह 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 शाहीन, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा हम सबको इस साज से मुताल्लिक जानकर, रॉक में भी है और फोक में भी है, और किस तरह खूबसूरती से आपने इसको बजाया। बहुत शुक्रिया। आज मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत भरपूर कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अहद का नाम है जिन्होंने तारीख का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा तब्दील किया और बड़े सगीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन यानी पाकिस्तान दिलाया। कायद आज़म की ज़िंदगी, उसूल और इरशादात आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं, और हम अपने स्टूडियो में आज एक ऐसे ही मेहमान के साथ इस पर डिस्कशन करेंगे जो इस मौजू पर कमाल महारत रखते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, ही इज़ ए बैरिस्टर, राइटर भी हैं, यासिर लतीफ़ हमदानी साहब। किताब लिखी है जिन्ना अलाइव, ये 2020 में इन्होंने किताब लिखी थी। उसी किताब से मुताल्लिक भी बात करेंगे और जिन्ना को इन्होंने कैसा पाया जब उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में लिखा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले किताब की तरफ ही आते, क्या सोचा कि कायद आज़म की ज़िंदगी पर ही किताब लिखनी है और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इसमें? देखिए इसमें ये था कि कुछ अर्सा पहले, और अब आई एम इन माई ईयर्स थोड़ा सा एडवांस भी हो चुका हूँ इन द सेंस, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अमेरिका में मेरी तालीम थी, तो वहाँ अक्सर औकात आपकी बहस हो जाती थी इंडियंस के साथ। अच्छा। और उसमें सवाल यही आपको देखें कॉलेज पे होता है आप कि जी पाकिस्तान आपने क्यों बनाया, क्या वजह थी, तो उनका जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव है, तो उस चीज़ से मुझे बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर वहाँ जो यूएस की लाइब्रेरीज होती हैं, कॉलेज की लाइब्रेरीज, उसमें सारी किताबें मिल जाती हैं, तो मैंने वहाँ एक प्रॉपर पाकिस्तान सेक्शन था जिसमें जिन्ना साहब पे सारी की सारी किताबें रखी हुई थी, तो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा कि एक ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए, और काफ़ी अरसे तक तो आई वाज यू नो इट वाज जर्मिनेटिंग इन माय हेड, लेकिन उसके बाद ये आइडिया हुआ कि ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए जो उनकी होलिस्टिकली ज़िंदगी को देखे, उनके सियासी करियर को। देखिए जिन्ना साहब 1910 से 1947 तक जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर थे, और उसमें जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में
मैं आज भी ये कहता हूँ, हालांकि उनको शायद अब वो रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता जिस तरह के हालात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, लेकिन उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के लिए उस पीरियड के अंदर, वो मेरे ख्याल से एज ए बायोग्राफर, एज ए बैरिस्टर, मेरे ख्याल से वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो ड्वार्फ करती हैं इवन गांधी और नेहरू की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस। सही। तो ये सारी बातें सामने लाना ज़रूरी है। कायद आज़म की वो सारी की सारी जो स्ट्रगल है और वो पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है, देखिए वो एक चीज़ के बाद उन्होंने काफ़ी, देखिए वो एक द ओनली पॉलिटिशियन थे, वो सब कॉन्टिनेंट के ओनली पॉलिटिशियन है जिनको कहा जाता था द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसी और सियासतदान को नहीं ये कहा गया। तो उनकी एक प्रॉपर स्ट्रगल थी और वो किस तरह फिर उससे डिसइल्यूजन होके उन्होंने कहा कि अब जो है और कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि हम जो है कम से कम को किसी होमलैंड का वो करें। और उसमें भी वो काफ़ी हद तक हद्दुल विसा उन्होंने कोशिश की कि लोगों को लेके साथ चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड थी वो बिल्कुल अपने कांग्रेस के लिए और गांधी नेहरू के लिए इट वाज माय वे और द हाईवे। तो ये स्टोरी जो है बताने की बड़ी ज़रूरत थी कि कायद आज़म ने किस हद तक फिर कोशिश करके फिर जब पाकिस्तान बना। आज देखिए क्रिसमस का त्यौहार है और हमारे मसीह बहन भाई भी कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट, एंड इट्स वेरी ऑस्पिशियस कि कायद आज़म का भी जो है बर्थडे उस दिन होता है। आप ये देखिए कि जिन्ना साहब की जो स्ट्रगल थी वो हमेशा, और ये जब वो इंडिया के लिए लेजिस्लेचर में थे वो एक बड़ी रोशन ख्याल जदीद रियासत के दाई थे, बहुत ही रोशन ख्याल और जदीद रियासत जिसके अंदर लोगों के अकीदों की हिफाजत भी थी और जिसमें तमाम लोगों को हकूक़ थे और उसमें रंग, नस्ल, जेंडर, इन सारी चीज़ों नहीं से देखा जाता था, किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। यासिर, मैं ये भी चाहूँगी कि यूथ के लिए क्या पैगाम कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा दिया और यूथ को क्या मकाम हासिल है उनकी नज़र के हिसाब से अगर देखा जाए, स्पेशली आज के सिनेरियो से अगर हम इसको लिंक कर सकें। जी बिल्कुल, उन्होंने देखिए कहा, फेमसली कहा था, अलीगढ़ के जो नौजवान थे उनको कहा था दिस द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम लीग। आर्सेनल उन्होंने कहा था क्योंकि बात ये है कि हमारे जो यूथ है वो ही अगर और इसमें ये बहुत ज़रूरी इस बात की ज़रूरत है कि हमारे लोग जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को वो मौका दें कि वो सियासी जो है उनकी पुख्तगी पैदा हो उनमें। वो चीज़ जो थी कायद आज़म की बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि यूथ को मोबिलाइज़ किया जाए और उनको एक नस्बुल ऐन दिया जाए और वो नस्बुल ऐन की तरफ वो मार्च करें इन एन ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। देखिए एक वो किताब का बड़ा हवाला दिया करते थे जो कि उन्होंने जब वो इंग्लिस्तान में स्टूडेंट थे तो उस वक्त उन्होंने एक किताब पढ़ी थी ऑन कॉम्प्रोमाइज़। जॉन मॉर्ली एक था फ़िलासफ़र था, तो अक्सर वो यूथ को कहा करते थे कि आप इसको पढ़ें। उसका जो लुब्बे लुबाब है उस किताब का, उसमें ये है कि आपने अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, और वो जो चीज़ है वो उनकी सारी शख्सियत का, उनकी सियासत का, उनकी स्ट्रगल का जो खासा है वो यही है कि द मैन नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज प्रिंसिपल। बिल्कुल ऐसे, एंड दिस इज़ व्हाई आई रोट द बुक। यानी नौजवानों से उम्मीद हमेशा रही। ज़ाहिर है जब हम इल्हाम इकबाल की बात करें तो उनको भी और कायद आज़म का जिक्र करें तो उनको भी उम्मीद पाकिस्तान की यानी इस खित्ते के नौजवानों से है। कायद आज़म ने हमें घर दिया, हमने कायद आज़म के घर के साथ क्या किया? देखिए ये तो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मैं कहूँगा, और मुझे इतना अच्छा ऑस्पिशियस ओकेजन पे शायद दुख भरी बात है कहना, लेकिन देखिए हम आज वो रियासत नहीं हैं जो कायद आज़म चाहते थे। वो कायद आज़म का जो नक्शा था एक इकोनॉमिकली वायबल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और तमाम मसलों से बालातर, तमाम डिस्टिंक्शंस जो हैं उनसे बालातर, जेंडर इक्वालिटी, आज हम उन सारे जो पैराए हैं, उन सारे इंडिकेटर्स के ऊपर हम बहुत पीछे हैं। हम वहाँ नहीं हैं जहाँ होना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये रियासत एक बहुत बड़ा गिफ्ट था हमारे पास। वी हैड ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड, ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी हमने स्क्वांडर की हैं। और मेरा ये ख्याल है, लोगों के अपने व्यूज़ हो सकते हैं, मेरा ये ख्याल है अगर हम कायद आज़म के वो जो 41 साल के इरशादात हैं जो उन्होंने एक सियासतदान के तौर पे किए थे पाकिस्तान बनने से पहले भी, अगर उनको हम लेके चलें, और ये आजकल थोड़ा सा फैशन है कि कायद आज़म कह देते हैं कि कुछ लिखा नहीं, कुछ ये, वो सारा कुछ जो रिकॉर्डेड बहुत सारे सेवरल डजन वॉल्यूम्स मौजूद हैं। अगर हम उनके इरशादात को लेके चलें
और उस चीज़ को आगे और समझ के चलें। ऐसा नहीं कि आपने निसाब में से बैठ कर दिया और बच्चों ने बस उसको पढ़ लिया, उसका मफहूम समझाना ये हमारे ज़ाहिर तालीमी इदारे हैं, उनका भी काम है कि बच्चों को शुरू से बताया जाए और सिखाया जाए कि ही बच्चे वही प्रिंसिपल्स लेकर फिर वो बड़े होते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए इसमें कुछ बातें हैं, जैसे आज अगेन आई गो बैक टू द फैक्ट कि दिस इज़ क्रिसमस। आप ये देखिए कि हमारी ये इतने जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो कायद आज़म का मानना ये था कि जो मुल्क अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखता ना, और उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी और इक्वालिटी का एहसास नहीं दिलाता, एहसास दिलाना बड़ा ज़रूरी था, वो सिविलाइज्ड अपने आप को नहीं कह सकता। तो अगर हम इसी हिसाब से अगर हम चलें, आप देखिए आपने मैं गालिबन बात की थी झंडे की, कि झंडे में इसके अलावा कायद आज़म की कोई 34 तकारीर ऐसी हैं पहले साल के अंदर जिसमें उन्होंने सिर्फ यही बात की। उन्होंने कहा माइनॉरिटीज़ शुड बी मेड टू फील इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। वो जो है निसाब में डालना, वो हमारे और उसको महसूस करना, उसका एसेंस कि कितना इम्पॉर्टेंट है उनको रिस्पेक्ट करना दीगर माइनॉरिटीज़ को। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। कायद आज़म की बर्थडे, ज़ाहिर है इस दिन बड़ी अहम बात हम कर रहे थे कि उनसे कैसे हमें सीखना है आज के दौर में, आज के चैलेंजेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। एक बार फिर हम कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये अहद करते हैं कि हम इस पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे हकीकी मायनों में। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।